Hello and welcome to the session number 8 of the business organization. In this session we will discussing about the important points for the business organization. So yes, the topic will be going to be covered in this session are introduction, features of a good form of business organization, factor determining choices of organization, conversions of a sole proprietorship into the partnership firm, and conversions of a partnership firm into the private companies. So yes, in today's session we were going to discuss about कि एक good business organization किस तरीके का होना चाहिए, हम कैसे एक सही business organization को determine कर सकते हैं, कैसे हम choose कर सकते हैं सही business organization को. As yes, in the previous session, इससे पहले किए गए जितने भी sessions थे, we actually studied about all the kind of फॉर्म ऑफ बिजनेस. हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़े जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिलीज, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट फर्म्स, पब्लिक फर्म्स, इस तरीके के फर्म्स हम सब पढ़ चुके हैं. सो नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि कैसी फर्म्स एक्चुअली अप्रोप्रिएट होती हैं, जो कि अब हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ वी वर मूविंग टूवर्ड्स द इंट्रोडक्शन. It is a form of a ownership organization which determines the power and responsibilities of an entrepreneur. अगर हम ownership form of अगर हम ownership या enterprises की बात करते हैं, what was that business organization is? Business organization basically a form of a ownership organization. ये एक वो organizations होती हैं, ये उस तरीके के businesses होते हैं जहाँ पर एक entrepreneur खुद responsibility लेता है अपनी powers और अपनी responsibilities को करने में. That means this is all the responsibilities, all the powers of a one entrepreneur who take the responsibility कि वो सारे काम करेगा और एक profit generations देगा. Once a form of an organization in chosen, it is very difficult and costly to switch over to another form of organization. That's very obvious. अगर आप किसी भी एक तरीके की form of business के अंदर आ जाते हैं, so then उसके बाद थोड़ा सा difficult हो जाता है कि you have to actually you already invested in particular business. आप ऑलरेडी उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं. सो इन दैट केस इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू द अनदर वन. सो इन दैट केस येस इट इज़. सो इन दैट कॉन्सेप्ट और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दैट इज़ वाई दिस इज स्टेटेड कि जिस भी तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज़ करो, थिंक वेरी अप्रोप्रिएटली. दैट मीन्स किसी भी किस तरीके के बिजनेस में पार्टनरशिप में आना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप में आना चाहते हो. इफ़ यू वर एंटरिंग विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आपने उतनी ही अपनी एफर्ट्स, अपनी अर्निंग्स उसके अंदर पुट डाउन की है. एंड देन यू कैन डिसाइड आउट कि चलिए ठीक है आज सोल प्रोप्राइटरशिप में है, सो लेट मूव ऑन टू दी पार्टनरशिप फर्म. सो नो, ऐसा नहीं होता. उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है. सो येस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर ऑफ अ गुड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअली गुड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है. सबसे पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन. येस, जो एक इंडिविजुअल पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को बहुत आसान लगता है फॉर्म आउट करना है, जिनको लगता है कि यस एक यही सही तरीका है जो इस एक पर्टिकुलर नेचर को सूट करेगा. दैट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. देन स्कोप ऑफ फाइनेंस. कितना फाइनेंस आपको रिक्वायर्ड है और आप फाइनेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं. दैट कम्स इनटू द स्कोप फॉर द फाइनेंस. देन एक्सटेंड ऑफ अ लाइबिलिटीज. आप लिमिटेड लाइबिलिटीज़ में रहना चाहते हैं या अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में रहना चाहते हैं. इफ़ यू वर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटीज़, सो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हमारी हो जाती हैं कि जब आप मेंबर्स की अपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं. और अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इन दैट केस मैनेजमेंट कैन पुट देयर पर्सनल या देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल इंटरेस्ट इन दैट. सो किस तरीके की लाइबिलिटी आप पुट करना चाहते हैं. सो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो. फोर्थ, स्टेबिलिटीज और कॉन्टिन्यूटी. किस तरीके का जो वर्ड एक्चुअली वांट टू बी स्टेबलाइज इन द मार्केट और कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में आप आना चाहते हैं. जैसे कि इफ़ यू वर टॉकिंग अबाउट दी सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देवर
देयर इज़ नो अ कॉन्सेप्ट लाइक अ कॉन्टिन्यूटी, उसमें कॉन्टिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. रीज़न इज दैट इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ऑलवेज अटैच टू योर प्रोप्राइटर. सो इन दैट टर्म्स आप उसे कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में नहीं लेकर आ सकते. व्हेन इट्स टर्म्स टू दी पार्टनरशिप फर्म और एनी अदर फर्म, वो कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस में रहती है क्योंकि एक बिजनेस अपने आप में सेपरेट आइडेंटिटी एंटिटी होता है. सो इन दैट केस येस, किस तरीके की प्रोसेस में आप आना चाहते हैं. फिफ्थ इज इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है, आपको कितना इफेक्टिवली परफॉर्म करना है. लाइक इफ यू वर इन टू द पार्टनरशिप फर्म और आप मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती, तो पार्टनर्स इज इंडिविजुअली मैनेजिंग एवरीथिंग. बट ये सिर्फ इन द टर्म्स ऑफ अनदर फर्म्स लाइक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं, बहुत सारी पब्लिक ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस की होती है. इस केस में मैनेजमेंट या मैनेजर्स जो होते हैं, दे वर वर्किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो उस केस में मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि फाइनली दे वर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अदर पब्लिक्स ऑल्सो. Then yes, freedom form of a government regulation. Freedom form of government regulations, sole proprietors are always free from any kind of a government regulations. और आपके जितने भी private sectors होते हैं, they were free from all government regulations. Whereas public sectors are not free from the government regulations. उन्हें proper government के procedures की तरह business perform करना होता है. तो इस तरीके से भी एक feature good form of business organizations आती हैं. देन दी बिजनेस सीक्रेसी. आपको एक फीचर डिसाइड करने के लिए किस तरीके की सीक्रेसी आप मेंटेन रखना चाहते हो. आप हाई सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहते हो अपने बिजनेस के अंदर या लो सीक्रेसी मेंटेन रखना चाहते हो, तो आप उस तरीके का बिजनेस अडॉप्ट करोगे. एज वी अंडरस्टैंड इन दी प्रीवियस, जितने भी अभी हम लोगों ने ये फीचर्स को स्टडी किया, तो इसमें फीचर्स को स्टडी करके वी कम टू नो दैट दीज ऑल आर फीचर्स आर दोज फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारे फीचर्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हमने सेपरेटली फीचर्स पढ़े थे, उन्हीं में से निकल कर आए हैं. तो अगर ये सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं तो हम उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं. ना फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं व्हेन वी वर चूजिंग द काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो किस तरीके के फैक्टर्स वी वर एक्चुअली गोइंग टू कंसीडर. So what was the slide is mentioning, the choice of the form of organization at the time of launching a new enterprise depends upon the nature of a business activity, volume, area of operation, degree of control desired, initial capital requirement, extent of liability, continuity of business, government regulation, tax burden. So these are the factors we will actually going to study about कि वॉल्यूम क्या है, नेचर क्या है बिजनेस की, एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना चाहते हो, आपकी कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या लाइबिलिटी एक्सटेंड कर सकते हो, कॉन्टिन्यूटी क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन कितनी चाहिए, टैक्स बर्डन्स कितने चाहिए. सो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही एक अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया जा सकता है, एक अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया जा सकता है. The impact of various factors on the choice of a suitable form of organization is discussed below. हम किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं और किस तरीके की चॉइसेस हम लोगों को इफेक्ट करती हैं. सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. दैट्स वेरी ऑब्वियस. किसी भी तरीके के, किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज़ करते वक्त, ये आप लोग भी समझते होंगे, किसी भी तरीके के बिजनेस को चूज़ करते वक्त सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि हमारे नेचर, हमारा जो बिजनेस है वो किस नेचर का है. मेरे पास क्या है मेरे प्रोडक्ट की नेचर. अगर उसमें बहुत हैवी काम है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोबेबली एक सिंगल पर्सन से हैंडल नहीं हो सकती, तो वो पार्टनरशिप फर्म्स में जा सकता है. सो नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनली आपके बिजनेस का नेचर क्या है. देन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ योर बिजनेस. आपके बिजनेस की क्या वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, कितनी इन्वेस्टमेंट या कितनी एक्सपेंशन यू रिक्वायर्ड. सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जाके एक उसकी लिमिट सेट हो जाती है, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाता है. सो इन दैट केस दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड वॉल्यूम फॉर दैट बिजनेस. अगर आपके हिसाब से वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम नहीं है तो ऑब्वियसली आप किसी और तरीके के बिजनेस के अंदर जाओगे जहाँ पर आप अपनी वैल्यू को एक्सपैंड कर सको. सो किसी भी तरीके के बिजनेस को डिसाइड करने से पहले यू हैव टू चूज़ कि आपकी एक्सपेक्टेड वॉल्यूम क्या है, आप कितना एक्सपैंड करना चाहते हो अपने बिजनेस को. Then area of operation. Yes, what is your exact area of your operation? आपका क्या एरिया. अगर हैवी ऑपरेशनल है, बहुत मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है, हाईली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो प्रॉब्ली हाई इन्वेस्टमेंट होगी. तो उस केस में आप
किस तरीके की फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाओगे. इफ़ देयर वाज नो लेस मैन्युफैक्चरिंग एरिया, बहुत ज़्यादा सर्विस एरियाज़ के अंदर हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप हैं, तो इन दैट कॉन्सेप्ट आप एक सिंगल बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं. एक सिंगल पर्सन भी सर्विस इंडस्ट्री का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. डिग्री ऑफ कंट्रोल, एक पर्सन किस तरीके की डिग्री एक्चुअली मेंटेन करना चाहता है, वो हाई डिग्री चाहता है या लेस डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहता है, किस तरीके की डिग्री ऑफ कंट्रोल वो डिज़ायर कर रहा है, उस बेसिस पर भी फॉर्म ऑफ बिजनेस डिसाइड होते हैं. Then initial financing requirements, that's very obvious. Initial financing, that means your investment, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, जिसके हिसाब से आपकी बिजनेस के फॉर्म डिसाइड होंगे. देन लाइबिलिटी, आप वही जो हम लोगों ने अभी फीचर्स में डिस्कस किया था कि आप लाइबिलिटी अनलिमिटेड चाहते हो या लिमिटेड लाइबिलिटी चाहते हो. लिमिटेड लाइबिलिटीज आर मोर सिक्योर साइड, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आर नॉट सो सिक्योर. सो इन दैट केस किस तरीके की लाइबिलिटी आप एक्चुअली ढूंढ रहे हो. देन कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है, किस कॉन्टिन्यूटी में है, वही जो हम लोगों ने स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी वाला फैक्टर डिस्कस किया था कि आप अपने बिजनेस को अपने आप से एक सेपरेट लीगल एंटिटी में लेकर आना चाहते हो या एक कंबाइंड लीगल एंटिटी में लेकर आना चाहते हो. व्हाट इज़ योर कॉन्टिन्यूटी ऑफ योर बिजनेस. देन गवर्नमेंट रेगुलेशन, वहाँ की गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसी हैं, गवर्नमेंट किस तरीके की बिजनेस प्रैक्टिसेस बेसिकली अलाउ करती हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है. टैक्स बर्डन्स, आप टैक्स बर्डन्स कितने मिनिमाइज कर सकते हो. आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस में आते हो तो उसमें डिफरेंट फॉर्म तरीके से हम टैक्स बर्डन्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. कभी कभी फॉर्म ऑफ बिजनेस को डिसाइड करने में टैक्स बर्डन भी एक अपना रोल प्ले करता है. आपको टैक्स बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करना है तो प्रॉब्लली आप अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जाओगे, और नहीं तो अदरवाइज यू बिकम्स द मेंबर ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर. So in that case, that's all comes into the tax burden part. Now we were moving towards the conversions of a sole proprietorship into the partnership firm. जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि जो सिंगल ओनर पर्सन होता है उस फर्म को जब पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हम लोगों को डिस्कस या स्टडी करने पड़ते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर स्टडी करना पड़ता है दैट इज रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन दैट मीन्स इफ अ मैनेजर इज अपॉइंटेड देयर इज नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ ownership organization. Only a contract of services is to be entered into with the manager. But if a partner is to be taken, a partnership agreement must be entered into and the partnership deed must be drafted to lay down the terms and conditions of the partnership agreement. आप को यहाँ डिसाइड करना पड़ता है, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट, कि अगर तो आप मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो तो मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सर्विस. आप वो आपके लिए काम करेगा, आप उसे सैलरी देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में आ रहे हो. या आपको एक पार्टनर को ऐड करना है, पार्टनर को ऐड करोगे तो यू हैव टू एंटर इनटू द पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप डीड आपको साइन करनी पड़ती है, जिस डीड को साइन करने के बाद आप अपने रेशोज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग्स करते हो. सो यू हैव टू if you want to be shift your sole proprietorship to the partnership, so you have to look at कि आपको मैनेजर अपॉइंट करने हैं और दी पार्टनर्स अपॉइंट करने, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज कैपिटल. किस तरीके की कैपिटल यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर. अगर आपको मूव ऑन भी करना है तो उसको मूव ऑन उस पार्टनरशिप फर्म में टर्न ऑन होने के लिए आपको कितनी कैपिटल की ज़रूरत है. अ मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन अ प्रोप्राइटर एंड ही इज़ नॉट बॉदर्ड व्हाट आर द प्रोक्रूटमेंट ऑफ अ कैपिटल फॉर द बिजनेस. दैट्स वेरी ऑब्वियस. अगर मुझे मैनेजमेंट को अपॉइंट करना है यानी कि आई एम स्ट्रिक्ट टू माई सोल प्रोप्राइटरशिप, इन दैट केस मेरे मैनेजर्स बॉदर नहीं करते मेरे को कितनी कैपिटल लग रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है. बट वेयर एज इफ़ आई गो टूवर्ड्स दी पार्टनरशिप फर्म और मैं अपने किसी फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ऐड ऑन करता हूँ, सो बीइंग दैट पार्टनर ऑफ दैट फर्म उसकी एक कंसर्न लेवल जनरेट हो जाता है टूवर्ड्स दी इन्वेस्टमेंट, टूवर्ड्स दी मनी फैक्टर्स. थर्ड, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कितना कंट्रोल आप चाहते हो. आपका अगर कंट्रोल की बात करें, इफ़ आई अपॉइंट मैनेजर्स तो मेरा अल्टीमेट कंट्रोल मेरे उस मैनेजर पर भी रहेगा और मेरे बिजनेस पर भी रहेगा. दैट मीन्स आई स्ट्रिक्ट टू रिमेन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप. बट इफ आई वांट टू मूव टूवर्ड्स द पार्टनरशिप फर्म, इन दैट केस मेरा जो कंट्रोल है वो मेरे पार्टनर के साथ डिवाइड हो जाता है, बिकॉज दैट पार्टनर ऑल्सो हैव एन अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल. सो इन दैट टर्म्स ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल जो है वो डिवाइड हो जाता है. सो इन दैट केस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. सो दिस स्लाइड इज मेंशनिंग द सेम. व्हेन अ मैनेजर इज अपॉइंटेड द अल्टीमेट कंट्रोल रिमेन्स विद द सोल प्रोप्राइटर. बट इफ इट्स
But if he takes a partner, he will have to share and control of in a business with him, unless the partner is a sleeping partner who contributes capital but does not take a part in the management. देन रिस्क इज़ दी अनदर फैक्टर जिसको स्टडी करने के बाद यू कैन डिसाइड कि आपको किस तरीके की फर्म्स को कन्वर्ट करना है. यू रियली वांट टू कन्वर्ट दी सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू दी पार्टनरशिप फर्म और नॉट. सो दैट मीन्स रिस्क इज when you are actually appoint a manager, a proprietor bear all the risk, वो सारे रिस्क को बेयर करेगा. whereas अगर वो पार्टनर को अपॉइंट करता है तो इन पार्टनर्स उसके सारे रिस्क को बेयर करेंगे. सो दैट इज द अनदर फैक्टर जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों टर्म्स को, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो दिस इज वन ऑफ द अनदर फैक्टर, रिस्क फैक्टर. देन नेक्स्ट फैक्टर इज सीक्रेसी. आप अगर किसी भी मैनेजर को अपॉइंट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बिजनेस सीक्रेसीज उसके साथ भी शेयर करो. यू कैन, आप अपनी सीक्रेसी खुद मेंटेन कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आते हो एंड यू एंटरिंग विद द पार्टनर इनटू द बिजनेस, सो इन दैट टर्म्स आपको सीक्रेसी को डिस्क्लोज करना ही करना होगा. सो दैट्स ऑल्सो मेंशन इन द स्लाइड दैट द प्रोप्राइटर कैन कीप ऑल द इम्पॉर्टेंट बिजनेस सीक्रेट्स विद हिमसेल्फ. वो सारे सीक्रेट्स अपने पास रख सकता है by appointing a manager. But whereas he is expected to disclose the business secrecy in case he take one or a more partner. This secrecy will remain the safe so long as the partner act in a good faith and have a good relationship among them. जब तक तो उन तीनों चारों जितने भी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स के बीच में एक गुड फेथ है, जब तक वो आपस में एक गुड रिलेशनशिप में है तब तक तो वो सीक्रेसी मेंटेन रहेगी. उसके बाद इस सीक्रेसी के लीक होने के चांसेस हमेशा रहेंगे. सो दिस कम्स इनटू द ही इज एक्सपेक्टेड टू डिस्क्लोज द बिजनेस सीक्रेसी. देन कंटिन्यूटी, यस अगेन, जो कि सोल प्रोप्राइटर में सोल प्रोप्राइटर की कंटिन्यूटी नहीं होती. रीज़न, अगर जो सोल प्रोप्राइटर है उस पर्टिकुलर बिजनेस का, अगर आपका सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है, सोल प्रोप्राइटर इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, डेथ हो गई उसकी, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, तो आपका बिजनेस खत्म. बट व्हेन यू एंटर इनटू द पार्टनरशिप फर्म तो आपके पार्टनर्स आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अगर जैसे चार पार्टनर्स हैं, चार में से एक पार्टनर को कुछ हो गया तो बाकी के तीन पार्टनर्स उस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. Then state regulation, that is the regulations you have to follow in that particular business. So employment of a manager involves no compliances with any legal regulations. In case of a partnership also the amount of a state regulation is minimum, so there is no alternative in the better on discount. So yes, अगर हम state regulation की बात करते हैं तो state regulations में कुछ ज़्यादा difference नहीं है, क्योंकि आपके जो मैनेजर्स हैं उनको अपॉइंट करते वक्त भी आपको ज़्यादा regulations फॉलो नहीं करने पड़ते, और एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनरशिप फर्म में भी आप आते हैं तो भी आपको इतनी ज़्यादा स्टेट रेगुलेशंस उसमें फॉलो नहीं करनी पड़ती. दिस इज इन दैट कंडीशन दिस सिचुएशन इज मोर और लेस द सेम इन बोथ. Then tax burden. Yes, the salary paid to the manager is charged against the profit. This means the proprietor save the income tax on the amount of a salary paid to the manager. But in case of a partnership, the share of a profit payable to the partner is liable to the tax in the hand of a firm in case of the firm is not registered under the Income Tax Act. Yes, आपकी सैलरी जो होगी मैनेजर्स की वो दिखाने के बाद आप अपने आपको टैक्स फ्री बता सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को एग्जाम्प्टेड करा लेते हो. आपके अल्टीमेट प्रॉफिट में से उसकी सैलरी डिडक्ट होगी, उसके बाद शायद आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे. बट येस, एट द सेम टाइम पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपके पास जो भी आपके प्रॉफिट का शेयर आएगा वो आपको उसका टैक्स आपको पे करना ही करना है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने अपने आप को इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया, एटलीस्ट तब तक. सो इन दैट केस येस, दिस इज द टैक्स बर्डन जिसके थ्रू हम फोकस कर सकते हैं दोनों पर कि सोल प्रोप्राइटर्स और पार्टनरशिप में. सो वी विल डिस्कस अबाउट, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या क्या अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होंगे. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कन्वर्जन्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू द प्राइवेट कंपनी. इस टॉपिक के अंदर हम पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट कंपनीज की बात करने वाले हैं. The reorganizations, that means it is easier to form a partnership because registration of a firm is not compulsory, but in a private company it must be registered under the Company Act to the registrar of the respected state. जिस स्टेट का जो रजिस्ट्रार होगा, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जहाँ पे पूरी होती हैं वहाँ पर जाके अंडर द एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट प्राइवेट कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, जबकि
पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर करवाना इतना कंपलसरी नहीं होता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन दैट केस. दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर टू बी कंसीडर्ड. Second, the capital. Both the partnership firm and the private companies can raise a sufficient fund to meet the capital requirement of the medium-sized firm. So, however, a private company can raise more fund because the maximum limit on the number is of 50 as compared to the partnership, where the maximum limit of partner is 20. अगर हम लोग कैपिटल की बात करें, कैपिटल के अंदर भी इफ़ वी टॉक अबाउट द मीडियम साइज फर्म तक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों की इक्वल ही रहती है, यानी कि वो अच्छा खासा फंड जनरेट कर सकते हैं. अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो हमें जो मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं वो 20, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 20 होते हैं, जिसके अंदर वो 20 पार्टनर्स अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं. और प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम लिमिटेशंस जो होती हैं, मैक्सिमम लिमिट मेंबर बनाने की वो 50 होती हैं, जिसके अंदर वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं. अगर मीडियम साइज फर्म की बात करते हैं तो इन दैट टर्म इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ये एक सफिशेंट फंड जनरेट कर सकती हैं. बट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द लार्ज साइज फर्म, अगर किसी भी तरीके की ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोगों को करनी होती है तो इन दैट टर्म्स प्राइवेट कंपनीज हैव एन अ राइट कि वो एक ईजी और जल्दी एक अच्छा फंड राइज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एन अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ देयर मेंबर्स, वेयर एज पार्टनरशिप फर्म के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. Then the liabilities. Liability of a member of a private company is limited to the nominal amount of the share held by them, whereas the partnership is liability to the each partner is unlimited. Yes, that's very obvious कि हमारी जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसके अंदर हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. रीज़न बिहाइंड, उन्होंने जितने शेयर्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी बनती है, उससे ज़्यादा की उनकी लाइबिलिटी नहीं बनती. जबकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे मेंबर्स की जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड हो सकती है. दैट मीन्स दे प्रोबेबली इन्वेस्ट देयर ओन पर्सनल प्रॉपर्टीज इन इट. So yes, a partnership organization is suitable only for those venture with the business is of a stable nature and the risk is not very high. तो पार्टनरशिप फर्म हम ये कह सकते हैं कि उन बिजनेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो बहुत स्टेबल नेचर के अंदर है, जिसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं है. अगर रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हुए तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने की वजह से यू हैव टू पे दैट रिस्क. बट येस, इन द सेम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो पेमेंट्स इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं. Then control. Partnership is created, the proprietor has to share the control with their partner unless the other partners are sleeping partner. Sleeping partners वो partners होते हैं जिनकी contribution सिर्फ capital देने की होती है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते business के अंदर. So in that case अगर तो आपका जो partner है वो sleeping partner है तो in that case तो control is all yours. But if your partner is more active partner तो आपको अपनी जितनी भी शेयरिंग होती है, जितनी भी आपकी एक्टिविटी या कंट्रोलिंग होती है वो शेयर करनी पड़ेगी. अदरवाइज भी येस, मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कंट्रोलिंग तो शेयर करनी ही करनी है. एंड येस, इन अ प्राइवेट कंपनी द प्रमोटर ओनर मे बी एबल टू रिटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस ऑफ अ कंपनी बाय वर्किंग एज एन अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. येस, बहुत सारे मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट प्रमोटर ओनर होता है, जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया होता है, वो एक मैनेजिंग डायरेक्टिंग की पोजीशन पर आकर एक अच्छा खासा कंट्रोल मेंटेन कर सकता है प्राइवेट कंपनी के अंदर. Then management in the partnership firm, each partner has a right to be consulted with regard to the management of the affair of the firm से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं वो उसको मैनेज करता है. इन दैट केस हमारे पार्टनर्स उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं. सो दिस में लीड्स टू द इन एफिशिएंसी मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट अमंग्स द पार्टनर. अगर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे मैनेजमेंट हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारे पार्टनर्स ही करते हैं, इस केस के अंदर अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट होते हैं तो इन दैट केस मैनेजमेंट हार्म होती है. एट द सेम टाइम मैनेजमेंट के चलते हुए किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट भी राइज हो सकते हैं फर्म के अंदर. सो इन दैट टर्म्स मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रोबेबली सूटेड टू द पार्टनरशिप फर्म, वेयर एज पब्लिक जो हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हायर अ पर्टिकुलर मैनेजर्स जो कि जिसका काम ही चीज़ों को मैनेज करना होता है. देन सीक्रेसी. येस, सीक्रेसी दोनों ही केस में मोर और लेस सिमिलर रहती हैं. इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज के अंदर यू हैव टू रिक्वायर टू मेंटेन ऑल द
अकाउंट्स ऑफ योर कंपनी, तो एक सीक्रेसी लेवल वहाँ पर नहीं हो पाता। एंड पार्टनरशिप के अंदर एक अच्छा खासा सीक्रेसी लेवल हो सकता है अगर उसके पार्टनर्स एक गुड फेथ और गुड ट्रस्ट के अंदर हैं तो। So yes, the slide is mentioning the same. A partnership firm can maintain a great secrecy since it is not required to fill its auditor's account with the registrar company as it's required to the प्राइवेट कंपनी। जैसा कि प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड होता है कि रजिस्ट्रार कंपनी को अपने सारे अकाउंट देने होते हैं, वो आपके पार्टनरशिप फर्म में ज़रूरी नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्टीन्यूटी, हमारी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जैसा कि वी ऑलरेडी डिस्कस कि 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो गया है, प्रॉबली ही इज़ नॉट एबल टू कैरी फॉरवर्ड इट, तो बाकी के रेस्ट ऑफ जितने पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी अ नंबर ऑफ अ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर दिस पर्पस। अगर आपका कोई एक मेंबर परफॉर्म नहीं कर रहा है या एक मेंबर इफेक्टिव नहीं है तो उस केस में आपको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। Then state regulation, partnership firm, yes, as we already discussed in the registration part also, कि partnership firm की registrations इतनी ज़्यादा required या necessary नहीं होती, but yes at the same time हमारी जितनी भी private firms होती हैं, private firms को अपनी पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, वेदर इट्स अ प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन या वेदर इट्स अ प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप इज़ मोर एंडिंग अप, ठीक है। तो उसको बनाते समय भी और उसको बंद करते समय भी हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स, गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। सो स्लाइड इज मेंशनिंग द सेम that a partnership firm is a subject to the minimum of a state regulation even if it is registered, but a private company has to file a several return with the registrar of a company and compel with the various legal formalities। ज़रूरी नहीं है किसी भी तरीके की legal formalities partnership firm के अंदर, but हमारी private firms के अंदर वो legal formalities ज़रूरी हैं। A private company has to incur a huge expenditure on its creation and winding up because the requirement of a following are prescribed of the procedures। Yes, बहुत सारी हाई इन्वेस्टमेंट होती हैं हमारी प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर क्रिएशन और वाइंडिंग अप होती हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं फॉलो करने वाले, वो प्रोसीजर्स जो हमारे गवर्नमेंट ने हमें दिए होते हैं। Tax burdens, at an income below rupees 1 lakh, the burden of a tax is lower in case of partnership firm. So tax liability work out to be the lower in case of private company if the profit are quite high, because the company is subject to be fixed rate of income tax and a partnership firm is liable to pay the income tax at the progressive rate। Yes, जैसे जैसे एट द सेम टाइम हमारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, दे हैव टू पे अ क्वाइट हाई काइंड ऑफ एन, अगर उनके अच्छा खासा प्रॉफिट है तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव एन अ फिक्स रेट ऑफ दैट इनकम टैक्स। एंड पार्टनरशिप फर्म्स आर ऑल्सो लाइबल टू पे दैट इनकम टैक्स इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ ईयर ऑल्सो। जैसे कि 1 लाख तक इनकम उनकी जनरेशन होती है तो ही उनके पास टैक्स, 1 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है तभी उनके पास टैक्स बर्डन आने शुरू होते हैं। So yes, we all discuss about the important information about the form of businesses. Now there were the few questions which you have to do it to yourself. So first is, what are the essential of good form of organization? एक good form of organization की क्या essential factors हैं, तो आपको वो सारे factors इसके अंदर discuss करने हैं। Then briefly discuss the various factor to be considered in selection of a suitable form of organization। कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने होते हैं जब हमें एक सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी होती है, तो उन सारे फैक्टर्स की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आपको देनी है। So that is all about the today's session. So we were winding up the today's session. So thank you so much.